हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस कर लेते हैं 8 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को एंड तक देखिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कीजिए, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की, वो सारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ओके, आइए शुरू करते हैं। 8 जुलाई के सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर देख लेते हैं। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए, सूरीनाम के बारे में हमने कुछ सेशंस पहले पढ़ा था। डब्ल्यूएचओ ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है ना, पढ़ा था हमने। अमेजन बेसिन का ऐसा देश जो कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया सूरीनाम है। अभी इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है और इनका नाम है जेनिफर गिरलिक्स सिमन्स। तो जेनिफर सूरीनाम देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। इनके पहले अभी तक सूरीनाम के प्रेसिडेंट के पद पर चान संतोखी थे। इनको रिप्लेस करेगी जेनिफर गेरलिंग्स सिमोन्स, पहली महिला प्रेसिडेंट। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करती है उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सूरीनाम में अभी इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट पद के लिए। जेनिफर गेरलिंग्स सिमोन्स यहां पर जीत के आई। ये रिप्लेस करेगी इस मंथ जुलाई के मिड में चांद संतोखी को, और इसके बाद सूरीनाम की पहली महिला प्रेसिडेंट बनेगी। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। अगर हम यहां पर मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में हमको देखने को मिलेगा सूरीनाम। 3 देश इससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पूर्व में आते हैं तो फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का हिस्सा है, पश्चिम में गुयाना देखने को मिलेगा और इसके दक्षिण में हमको देखने को मिलता है ब्राजील। तो 3 देशों से बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर में अटलांटिक ओशियन से ये टच होता है, अपनी बाउंड्री बनाता है। इसकी कैपिटल है परामारिबो, सूरीनाम की। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएचओ ने सूरीनाम को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था और अमेजन रीजन या बेसिन में पड़ने वाला ऐसा पहला देश हो गया है जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और पूरे वर्ल्ड में 46वां ऐसा देश जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया। सूरीनाम की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी जेनिफर गेरलिंग सिमोन्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है? पहली ऐसी बैंक की ब्रांच जो कि पूरी तरीके से यूपीआई से संचालित होने वाली है, यह शुरू की गई है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच की बात करें तो इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी काम होंगे वो यूपीआई के माध्यम से होंगे। अगर किसी को पैसे डिपॉजिट करना है तो वो यूपीआई के माध्यम से कर सकता है। अगर किसी को विड्रॉ करना है तो बैंक वाले डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से उस पेमेंट को ट्रांसफर कर देंगे सामने वाले के अकाउंट में। ये जो बैंक ब्रांच है ये स्लाइस कंपनी के द्वारा खोली गई है। स्लाइस की बात करें, एक इंडियन फिनटेक कंपनी है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिनटेक कंपनी क्या होती है, ये क्या है? तो ऐसी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजीज का यूज करती है फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, चाहे वो एआई हो, है ना, अदर जो टेक्नोलॉजीज है उनका यूज करती है फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए। एग्जाम्पल अगर हम ले तो पेटीएम, गूगल पे, ये सब क्या है? ये सब फिनटेक कंपनीज है। तो इसी तरीके की स्लाइस भी एक प्राइवेट फिनटेक कंपनी है। इसने बेंगलुरु में अपनी बैंक ब्रांच खोली है जो कि पूरी तरीके से यूपीआई से संचालित होने वाली भारत की पहली बैंक ब्रांच है। इसके अलावा इसमें यूपीआई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी दी गई है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड जो होगा वो यूपीआई से ही लिंक हो जाएगा और यूपीआई के माध्यम से ही क्रेडिट कार्ड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये भारत का पहला यूपीआई से संचालित बैंक ब्रांच है बेंगलुरु कर्नाटक में। और किसने खोला है? तो इसे स्लाइस कंपनी ने खोला है। ओके, तो फिनटेक कंपनी भी समझ में आ गई। यहां पर हम स्लाइस की बात कर लेते हैं। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करना इसका काम है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर भी इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में ही देखने को मिलता है, जहां पर इसने यूपीआई बैंक ब्रांच भी खोली है। आगे बढ़ेंगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में।
आपको पता है ब्रिक्स का सम्मेलन लास्ट ईयर 2024 में आयोजित किया गया था रशिया के कजान में, और अब 2025 में 17वां एडिशन, लास्ट ईयर 16वां एडिशन था रशिया के कजान में, अब 17वां एडिशन आयोजित किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। शुरुआत में ये ब्रिक के नाम से स्थापित हुआ था, अनऑफिशियली तो ये 2006 में स्थापित हो गया था, लेकिन फिर 2009 में जब इसका पहला सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया तब ऑफिशियली इसकी घोषणा की गई। 4 उभरती हुई इकोनॉमी वाले देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसमें रशिया डेवलप था पहले से, बाकी उभरती हुई इकोनॉमी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलकर इस संस्था की स्थापना करते हैं। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और इसको प्रॉपर नाम मिलता है ब्रिक्स का। ठीक है, वर्तमान में तो इसमें 11 मेंबर कंट्री है, लगातार जुड़ते गए और अभी इसमें 11 मेंबर कंट्री देखने को मिलती है। हर साल ब्रिक्स का कहीं ना कहीं सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो 2025 में जो ब्रिक्स का समिट है वो 17वां एडिशन है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, और यहां पर पहलगाम टेरर अटैक को भी निंदा की गई थी। पहले जो फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हुई थी वहां पर भी पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की गई थी और यहां पर भी सामूहिक रूप से उसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। ब्रिक्स में वर्तमान में 11 मेंबर कंट्री देखने को मिलती है जो कि आपस में ट्रेड, इकोनॉमी और ग्लोबल चेन पर चर्चा के लिए समय समय पर समिट का आयोजन करती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये शुरुआती सदस्य हैं, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ता है 2010 में। इसके बाद 6 और कंट्री जुड़ी जैसे इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो वर्तमान में मेंबर कंट्री हो जाती है 11। ऑफिशियली इसकी स्थापना 16 जून 2009 को मानी जाती है जब इसका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था रशिया में। 16वीं समिट रशिया के कजान में ही आयोजित की गई 2024 में, और अब लेटेस्ट 17th एडिशन आयोजित किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। डन। तो क्वेश्चन आते हैं इसकी समिट से, तो आपको याद रखना चाहिए। तब तक मैं आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए यहां पर एनटीपीसी कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको जीएस, मैथ्स और रीजनिंग पूरा आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत आसानी होगी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है, हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, और चेकआउट जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वहीं मिलेगी और अदर आपको फ्री पीडीएफ भी काफी सारी है जो कि आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो चेकआउट कीजिए। तब तक अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ऑल ओवर इंडिया ने यहां पर 9 मेडल अपने नाम किए हैं। कितने? 9। पैरा आर्चरी का कंपटीशन है एशियन लेवल पर, एशिया की कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इसका नाम है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। अच्छा, आयोजन कहां हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये। तो इसका आयोजन अभी किया गया था चीन के बीजिंग में, 2 से लेकर 7 जुलाई तक चीन के बीजिंग में यह आयोजित किया गया। इंडिया ने 9 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा। 9 मेडल में से हमने जीते 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और मेडल टेली में पहले स्थान पर टॉप पर रहा चाइना। टोटल 17 मेडल इसने पैरा आर्चरी में अपने नाम किए हैं चीन के बीजिंग में जो आयोजित की गई। यहां पर मेडल टेली देख लीजिए, चाइना 17 मेडल, इसमें से 10 इसने गोल्ड जीते। इंडिया ने 9 मेडल जीते, तीनों 3-3 मेडल है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। थर्ड पर रहा थाईलैंड। ठीक है, 6 मेडल अपने नाम किए हैं, गोल्ड एक भी नहीं है, लेकिन सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4 हैं थाईलैंड के पास। तो पहले पर चाइना, सेकंड पर इंडिया। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड आर्चरी एशिया के द्वारा किया जाता है। एशिया के जो देश है उनके पैरा आर्चर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 1980 में इंडिया से इसकी शुरुआत की गई थी और लास्ट एडिशन 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। और अब जो एडिशन है 2025 में ये चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया।
क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी एशिया इसका आयोजन कराता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एशिया में आर्चरी को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, 1978 में, और साउथ कोरिया के सियोल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, इंडिया की रैंक कौन सी है? 2। कितने मेडल इंडिया ने जीते? 9। ठीक है। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशिया में डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, मदद करता है। इसके 2 नए मेंबर जुड़े हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अभी तक इसमें 9 मेंबर थे, अब 2 बढ़े, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, और अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंट्रीज हो गई है टोटल 11, है ना। 10वां मेंबर बना कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बना 11वां मेंबर। इसके बाद अब टोटल 11 मेंबर यहां पर हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी काफी दिन से इनके पूरी तरह से प्रस्ताव पारित हुआ और इसका साइन किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स पे, और अब फाइनली इनको शामिल कर लिया गया है 10वें और 11वें मेंबर के रूप में, ठीक है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी एनबीडी को जाना जाता है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको जाना जाता है। स्थापना जुलाई 2014 में एक पर्टिकुलर प्रस्ताव पारित किया गया और जुलाई 2015 में इसे लागू किया गया था फाइनली। चीन के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसकी नवी मेंबर कंट्री अल्जीरिया बनी थी, कुछ समय पहले ही हमने इसको पढ़ा है। नवी मेंबर कंट्री अल्जीरिया 2025 में, और अब 2 जो नए देश जुड़े वो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक काम करता है, जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। टोटल मेंबर कंट्री कितनी हो गई वर्तमान में? 11। 2 नई जुड़ी, कौन कौन सी? 10वीं कोलंबिया और 11वीं उज्बेकिस्तान। आगे आ जाएं। भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडिया के पहले नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया भारत के गुजरात राज्य में। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया है गुजरात में। देखिए, जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, इसका जो नाम है ना, अमूल के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। इनका नाम है त्रिभुवन, तो इन्हीं के नाम पर है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। अमूल के संस्थापक थे त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल, गुजरात से आते हैं। एक्चुअल में जो अमूल है ना, गुजरात के आनंद जिले में देखने को मिलता है, और अमूल डेयरी सेक्टर में सहकारिता का, कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है जानते हैं? जो हम सहकारिता की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी जहां पर कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे मालिक होते हैं, और बहुत सारे मालिक मिलकर एक संस्था को या किसी भी कंपनी को रन करते हैं, चाहे वो अमूल जैसी कंपनी हो जाए। इसे कहा जाता है सहकारिता। सोसाइटी में अपनापन बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने के लिए, और कलेक्टिव होकर समाज के साथ देश के विकास के लिए कोऑपरेटिव्स या सहकारिता इंपॉर्टेंट है। तो एक से ज्यादा मालिक होते हैं, सभी मालिक होते हैं, एक से ज्यादा मतलब सभी मालिक होते हैं, और सभी मिलकर किसी संस्थान को या कंपनी को, किसी बिजनेस को रन करते हैं। ये होती है सहकारिता, कोऑपरेटिव, ठीक है। अब जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है ना, गुजरात के आनंद जिले में ही रखी, क्योंकि यहीं से अमूल की भी शुरुआत हुई थी। अब इसमें होगा क्या कि देश में ट्रेन किया जाएगा सहकारिता के लिए, बिजनेस को, स्टार्टअप को, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के तहत। अमूल की पहले बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी, है ना। भारत की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव संस्था मानी जाती है। अब यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है? भारत में कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। कोऑपरेटिव्स में इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग स्टार्टअप को, बिजनेस को, स्टूडेंट्स को। 4 साल में 200 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स को खुद से जोड़ेगा और उन्हें बढ़ने में मदद करेगा। ऐसा कोई भी बिजनेस है जो कि कोऑपरेटिव्स के आधार पर चल रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी अपने साथ जोड़ेगी और उनको बढ़ाने में मदद करेगी। तो यह है पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी देश की। कहां पर स्थापित की जा रही है? गुजरात के आनंद में।
आपको पता है 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 5 जुलाई को मनाया गया था, पढ़ा था हमने। जुलाई का फर्स्ट सैटरडे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में। 2025 में कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव की थीम है 5 जुलाई को। पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के विनर कौन है? पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक जो कि एक प्रतियोगिता है नीरज चोपड़ा के नाम पर, जो कि जेवलिन के खिलाड़ी। इसका आयोजन अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जा रहा था उस वक्त, तो ये हो चुका है। अब इसमें विनर पता है कौन है? नीरज चोपड़ा ही है, जिनके नाम पर यह चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। तो 5 जुलाई 2025 को ये शुरू हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के जो जेवलिन खिलाड़ी है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था श्री कांतेराव स्टेडियम में, और यहां पर भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 86.18 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। तो 86.18 मीटर जेवलिन थ्रो किया, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। इन्हीं के नाम पर यह पहला टूर्नामेंट पहली बार ही आयोजित किया गया है, फर्स्ट इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा क्लासिक। इस कंपटीशन का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नीरज चोपड़ा फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो जेवलिन के खिलाड़ी हैं उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया गोल्ड। जूलियस येगो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो कि केनिया देश के जेवलिन थ्रोअर है, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है रुमेश पैथिरागे ने, जो कि श्रीलंका से आते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर याद कर लो, हमारा काम हो जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि इसमें शामिल है आयोजन में। भारत में एथलेटिक्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज मेकिंग वाली एक गवर्न करने वाली बॉडी है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। और बहादुर सिंह सागो वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर है। ये वैसे मैं आपको बता चुका था, एक बार यहां पर हमने रिवाइज कर लिया। नीरज चोपड़ा के बारे में कैजुअली फैक्ट जब हम देखने जाते हैं ना, तो उनको जो अवार्ड मिले ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में एक में गोल्ड जीता, टोक्यो ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ इनको जो अवार्ड दिए गए ना वो आपको याद रखने चाहिए। तो नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और फाइनली 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है नीरज चोपड़ा, ठीक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, की 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? 23वीं एशियन रीजनल मीटिंग का आयोजन किया गया है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। जो केमिकल वेपन है ना, उन पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसके अलावा केमिकल वेपन प्रतिबंध के लिए जो केमिकल वेपन कन्वेंशन लाया गया था उसको बेहतर ढंग से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये 23वीं एशियन रीजनल मीटिंग है। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की आयोजन हुआ है नई दिल्ली। आयोजन करवाने में इंडिया की एक संस्था शामिल है, और जिसका आयोजन है, जिसकी मीटिंग है, वो संस्था शामिल है। मीटिंग है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की। इसके अलावा इंडियन अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी इसमें शामिल है। हम दोनों की बात करेंगे, दोनों संस्थाएं क्या है। पहले हम समझेंगे कि भाई केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, जिस पर ट्रीटी है, कन्वेंशन है, और जिसके लिए चर्चा की जा रही है कि इसको लागू किया जाना चाहिए, ये कन्वेंशन क्या है। देखिए, ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि केमिकल वेपन का यूज नहीं किया जाएगा, बनाया नहीं जाएगा, और यूज पर भी पूरी तरीके से हम रोक लगाएंगे। जैसे कभी युद्ध हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई केमिकल छोड़ दिया किसी देश पर, केमिकल बम फेंक दिया, केमिकल से अटैक कर दिया, जहरीली गैस छोड़ दिया, ऐसा कोई केमिकल छोड़ दिया, तो ऐसे वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। उसमें क्या होता है, कलेक्टिवली हजारों की संख्या में मिनटों में लोगों की मृत्यु हो सकती है, और ये मानवता के भी खिलाफ है, पृथ्वी और नेचर के खिलाफ तो है ही, मानवता के भी खिलाफ है।
तो ऐसे केमिकल वेपन्स का ना तो हम बनाएंगे ना यूज करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का। आई होप समझ में आया होगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के द्वारा इससे लागू किया गया था, जो कि वर्ल्ड में केमिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए काम करने वाली संस्था है। इसे 1993 में साइन किया गया था, लेकिन लागू किया गया देशों के मध्य में 1997 में। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को लागू करने का काम करता है, पूरी दुनिया में केमिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए काम करता है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है और 193 इसकी मेंबर कंट्री देखने को मिलती है। अब इंडिया में यही काम जो है सीडब्ल्यूसी को लागू करवाना, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को, यह काम करती है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? सबसे समान देशों की लिस्ट ये किसने जारी की है? देखो, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। लिस्ट क्या है समझो। यहां पर लिस्ट को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी भी देश में जो गरीब है और अमीर है उनके मध्य में कहीं आय में असमानता तो नहीं है। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये आय में असमानता तो नहीं है बहुत ज्यादा। तो अगर आय में असमानता नहीं है, आय समान है, मतलब ठीक है, अमीर तो है ये एक वर्ग, लेकिन इतना भी अनाप शनाप लेवल पर ऐसा नहीं हो रहा कि पूरे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो बोल सकते हैं कि असमानता है वो देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से दोनों समान, गरीबों के पास भी पैसा जाए, अमीरों के पास भी पैसा जाए। तो ये जो समानता है ये है सबसे समान देशों की लिस्ट। वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है और इसमें इंडिया को 4th रैंक दी गई है। मतलब भारत में जो आय की समानता है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप भी सोचेंगे कहां देखने को मिल रही है, रियलिटी है, पर जिन इंडिकेशंस के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है उस इंडिकेशन के आधार पर, काफी सारे इंडिकेशन लिए हैं, काफी सारे इंडिकेटर सेट किए हैं, बहुत सारे संकेतकों के आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट में कहा गया है हम उसकी बात कर लेंगे। हो सकता है हम ये रिलेट ना कर पाए इस रिपोर्ट से, पर रिपोर्ट में जो रैंक है वो हमको देखनी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने गिनी इंडेक्स को जारी किया है, 2025 का ये इंडेक्स है। भारत की 4th रैंक है इस इंडेक्स में। भारत का स्कोर है 25.5। इससे क्या होता है कि देखिए 0 से 100 की रैंक दी जाती है। जिसको जितनी कम स्कोर मिला है ना, ये जो स्कोर है ना 0 से 100 का दिया जाता है, जिसको जितना कम स्कोर मिला उसमें समानता उतनी ज्यादा है, जिसको जितना ज्यादा स्कोर मिला वहां पर उतनी ज्यादा असमानता है। तो इंडिया को जो स्कोर मिला है वो 25.5 मिला है। इंडेक्स देश के लोगों के बीच में इनकम और वेल्थ में इक्विलिटी को मापता है कि भाई कितनी ज्यादा इक्विलिटी। अगर इक्विलिटी ज्यादा है तो आपको रैंक में शुरुआत में रखा जाएगा, इक्विलिटी नहीं है, कम है, तो फिर रैंक में आप पीछे खसकते जाओगे। तो इस इंडेक्स से तो पता चलता है कि भैया जो आय का डिफरेंसेस है इंडिया में तो बहुत कम है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। इसमें स्लोवाकिया को पहले नंबर पर रखा गया जहां पर आय की असमानता सबसे कम है, फिर स्लोवेनिया, तीसरे पर बेलारूस और चौथे पर इंडिया को रखा गया है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो रिपोर्ट किस आधार पर कैसे तैयार की जा रही है मैंने आपको बता दिया। 0 से 100 का स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब पूरी तरीके से इक्वल इनकम है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 100 की तरफ मतलब असमानता बढ़ती जा रही, इस तरीके से स्कोर दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विकासशील देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, काम करता है। 1944 में वॉशिंगटन डीसी में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। 189 मेंबर कंट्री है और भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन कहां किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, भारत के पहले केंद्रीय मंत्री हैं ये, भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया गया है नई दिल्ली में। जितेंद्र सिंह ने किया है नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन।
मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पद पर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, पहला नेशनल बायो बैंक है देश का, ये दिल्ली में CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटरग्रेटिव बायोलॉजी में स्थापित किया गया। इसे शॉर्ट में कहा जाता है IGIB। CSIR का IGIB दिल्ली में है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें इसको स्थापित किया गया है। तो देश का पहला नेशनल बायो बैंक है। अब बायो बैंक क्या होता है ये समझो। इसको नाम दिया गया है फिनोम इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है ना, इसके तहत इसे स्थापित किया गया है, फिनोम इंडिया इनिशिएटिव। तो पहले ये समझेंगे कि बायो बैंक क्या होता है। तो ऐसा बैंक जहां पर लोगों के जेनेटिक्स को रिजर्व किया जाएगा, जो हेल्थ डेटा है, जेनेटिक्स है, DNA है, उनको यहां पर सेव किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा लोगों के जेनेटिक्स को यहां पर स्टोर किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, तो भाई भारतीयों का जब जेनेटिक्स यहां पर स्टोर किया जाएगा तो उस पर रिसर्च की जा सकेगी कि भाई भारतीयों की कैपेबिलिटी कैसी है बीमारियों से लड़ने की, है ना। जो इंडिया का जो जेनेटिक्स है, जो DNA, उसके आधार पर इन फ्यूचर हम दवाइयां तैयार कर पाएंगे, वैक्सीन को तैयार कर पाएंगे कि हमारी बॉडी किस परिस्थिति में लड़ पा रही किसी बीमारी से, है ना। और इन डेटा को यूज करके भविष्य में कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज निकाला जा सकता है। दुर्लभ बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज, इस पर भी रिसर्च की जा सकती है कि इंडियन जेनेटिक्स DNA कैसा है और भाई वो कैसे लड़ेगा बीमारी से। तो इन सब पर रिसर्च करने के लिए देश का पहला नेशनल बायो बैंक बनाया गया है। कहां पर, दिल्ली में। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो यहां पर हमने 8 जुलाई के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे क्या था हमारा। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। असम में खोजी गई नई प्रजाति गार्सिनिया कुसुमाई किसकी प्रजाति है, तो यह पेड़ की एक प्रजाति है, असम में से खोजा गया। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया, तो यह है त्रिनिदाद और टोबैको, जो कि एक कैरिबियाई देश है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी, अनंत टेक्नोलॉजीज इसे शुरू करेगा। ऑपरेशन मेडमैक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किस संगठन द्वारा चलाया गया था, इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था ऑपरेशन मेडमैक्स को। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई, इसे शुरू किया गुजरात सरकार ने। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, इसे शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो स्पेन के सेविले में इसे आयोजित किया गया। फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य ने PDS के तहत घर घर राशन पहुंचाने के लिए इनिशिएटिव की शुरुआत की, तो यह राज्य हो जाएगा भारत का तमिलनाडु राज्य। यह हो गया हमारा आंसर। तो यह कल के करंट अफेयर के हमारे रिवीजन हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के जो हमारे आंसर थे उनको देखें। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, तो भूदान आंदोलन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है विनोबा भावे को, है ना, इतिहास में। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इतिहास में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो कि पहले शासक थे, गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़े मस्जिद का निर्माण करवाया था इतिहास में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। किस धातु को श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, पहला क्वेश्चन हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, दूसरा क्वेश्चन। और पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, पॉज करके आराम से देख लो, है ना, कमेंट में आंसर करना मत भूलना। इसके अलावा एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस भी डे की आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक की। ओके, इसके अलावा चेकआउट कीजिए, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे।
चलिए कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल करते हैं मुलाकात नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।